क्या आप जानते हैं कि भारत का एक पड़ोसी देश श्रीलंका 26 सालों तक भीषण गृहयुद्ध की चपेट में था और जिस गृहयुद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और इन्हीं 1 लाख लोगों में एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी भी थे। लेकिन श्रीलंका में चल रहे इस गृहयुद्ध के कारण भारत के प्रधानमंत्री की हत्या क्यों हुई और सिर्फ राजीव गांधी की ही नहीं बल्कि इस गृहयुद्ध में भारत के 1200 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। क्या हुआ था उस दौरान श्रीलंका में जिसने हमारे देश को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। अगले कुछ मिनटों में इन 6 पॉइंट्स की मदद से हम पूरे श्रीलंकन सिविल वॉर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि कैसे इस सिविल वॉर ने हमारे देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर को हमसे छीन लिया और इन सभी घटना का सेंट्रल फेस ये प्रभाकरण कौन था। तो सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू वन पेज। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज सिविल वॉर। ये सिविल वॉर होता क्या है? तो जब भी कोई देश किसी और देश से युद्ध लड़ता है तो ये एक यूजुअल वॉर होता है, जबकि जब किसी देश के अंदर ही 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप आपस में लड़ते हैं तो इसे गृहयुद्ध कहा जाता है, यानी कि सिविल वॉर। तो श्रीलंका में यह युद्ध श्रीलंका के ही 2 एथनिक ग्रुप सिंघली और तमिलों के बीच हुआ था। सिंघली श्रीलंका की आबादी के 75% थे, वहीं तमिल मात्र 15%। पॉइंट नंबर 2, कहानी की शुरुआत। तो कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 1948 में। तो साल 1948 में श्रीलंका अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होता है, जैसे भारत 1947 में हुआ था। आज़ादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत में श्रीलंका में जो तमिलों की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये सिंघली के मुकाबले काफ़ी एजुकेटेड और अमीर थे, इसलिए श्रीलंका के हर बड़े पदों पर तमिलों का कब्जा था। श्रीलंका को आज़ादी मिलने के बाद तमिल लोगों का राज एक तरीके से समाप्त हो गया, क्योंकि आज़ादी के बाद श्रीलंका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था। चूंकि श्रीलंका में सिंघली पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसी कारण श्रीलंका की राजनीति में सिंघली पॉलिटिशियन आगे हो गए और इन्हीं लोगों ने सिंघली जनसंख्या को खुश रखने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जो सिंघली के तो पक्ष में थे लेकिन वो तमिलों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी थे। पहला कदम था सिंघली को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा नियुक्त करना। 1956 में तमिलों को नज़रअंदाज करते हुए पूरे देश की ऑफिशियल भाषा सिंघली घोषित कर दी गई। तमिलों ने इसका भरपूर विरोध किया। सिंघली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित होने के बाद कई तमिल ब्यूरोक्रेट्स और ऊंचे पद पर बैठे तमिल लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्हें सिंघली आती नहीं थी। दूसरा बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप था श्रीलंका के कॉलेजों में तमिलों की सीटें घटा देना। क्योंकि श्रीलंका के कॉलेजों में तमिल स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और सिंघलियों को एम्पावर करने के नाम पर श्रीलंकाई सरकार ने तमिलों की सीटों की संख्या काफ़ी घटा दी, जिसके कारण कई पढ़े लिखे तमिल युवा बेरोजगार हो गए और इसके बाद उन्होंने श्रीलंका की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया। बाद में श्रीलंका की सरकार ने भेदभाव से भरे कई और कदम उठाए। श्रीलंका में तमिल लिटरेचर को बैन कर दिया गया, तमिल मीडिया को बैन कर दिया गया। श्रीलंका की सरकार द्वारा उठाए इन डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप्स के कारण कई ऐसे तमिल हिंसक संगठन बने जो तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। उन्होंने हथियार उठा लिया और श्रीलंका की सरकार के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया। इन्हीं तमिल संगठनों में एक था LTTE, जिसका पूरा नाम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम था और जिसका फाउंडर प्रभाकरण था। पॉइंट नंबर 3, द राइज ऑफ LTTE। LTTE का सिर्फ एक मांग था कि श्रीलंका से अलग होकर तमिलों के लिए एक नया देश बने। LTTE देखते ही देखते बहुत बड़ी संगठन बन चुकी थी। इसकी अपनी एक आर्मी और एयर फोर्स भी था। दुनिया भर में फैले तमिलों के द्वारा इस संगठन को बहुत सारे फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट मिल रहे थे। LTTE ने सुसाइड बॉम्बिंग्स के द्वारा पूरे श्रीलंका में अपनी धमक बना ली थी। 1993 में LTTE ने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति को मार डाला। साथ ही साथ कई कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इनकी हिंसा का शिकार हुए। LTTE का विजन काफ़ी साफ था, तमिलों के लिए एक नया देश, इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। पॉइंट नंबर 4, इंडियाज एंट्री। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिस समय श्रीलंका में ये सब हो रहा था तो भारत क्या कर रहा था। तो भारत LTTE को पैसों से और हथियारों से सपोर्ट कर रहा था और यहाँ तक कि भारत की सेना ने भी LTTE के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी। उस दौरान भारत LTTE के साथ था। भारत के तमिल लोगों की भावनाएं LTTE और श्रीलंका के तमिलों के साथ थी। उनका मानना था कि जब तक तमिलों के लिए एक अलग देश न हो, श्रीलंका की सरकार इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप्स लेकर तमिलों के साथ भेदभाव करती रहेगी। 1987 में श्रीलंका की सरकार को समझ में आ गया कि जब तक भारत इन विद्रोहियों को सपोर्ट करता रहेगा तब तक LTTE और मजबूत होता जाएगा और शायद एक दिन ये अपनी मांग मनवाने में भी कामयाब हो जाए।
इसलिए श्रीलंका की सरकार ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के साथ 1987 में एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम तमिलों को बहुत सारे स्पेशल राइट देंगे और श्रीलंकन गवर्नमेंट अब किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन तमिलों के साथ नहीं करेगी। साथ ही साथ इस एग्रीमेंट में यह भी कहा गया था कि भारत की सरकार भारत की सेना श्रीलंका भेजेगी ताकि वो LTTE से लड़ सके। राजीव गांधी ने पीस प्रोग्राम के तहत इंडियन आर्मी को श्रीलंका भेजा और इंडियन आर्मी ने LTTE को काफी नुकसान पहुंचाया। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन पवन के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 5, राजीव गांधी की हत्या। तो जब भारत की आर्मी LTTE को काफी नुकसान पहुंचा रही थी, इसी दौरान भारत में 1991 का लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। LTTE को डर था कि यदि राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत की सेना LTTE को समाप्त कर देगी। इसलिए LTTE ने राजीव गांधी को मरवा दिया। राजीव गांधी के एसेसिनेशन के बाद LTTE और मजबूत होता गया। भारत की सेना श्रीलंका से वापस आ चुकी थी और LTTE श्रीलंकन सेना के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था। अभी तक सब कुछ LTTE के फेवर में चल रहा था, तभी एक और बड़ी घटना घटती है। पॉइंट नंबर 6 और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, प्रभाकरण की मौत। तो श्रीलंका में ये सब चल ही रहा था कि अमेरिका में 9/11 की घटना घट जाती है। 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की घोषणा की और श्रीलंका भी अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर में शामिल हो गया। अमेरिका ने LTTE के खिलाफ श्रीलंकन सरकार को समर्थन देना शुरू किया। इधर भारत ने भी राजीव गांधी की हत्या के बाद LTTE को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। 2004 से 2009 तक श्रीलंकन गवर्नमेंट और LTTE के बीच भीषण युद्ध चला, जिसमें LTTE की हार हुई और प्रभाकरण भी श्रीलंकन फोर्स के द्वारा मारा गया। इस तरीके से श्रीलंकन सेना का पूरे श्रीलंका में फिर से कब्जा हो गया और 1983 में शुरू यह जंग 2009 में आकर समाप्त हो गया। लेकिन जब इस सिविल वॉर की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हुई तो पूरे इंटरनेट पर इन डरावनी तस्वीरों ने तहलका मचाकर रख दिया। जिस अमानवीय तरीके से श्रीलंकन आर्मी ने इस युद्ध को कुचला था, उससे पूरी दुनिया में श्रीलंकन गवर्नमेंट की आलोचना हुई थी।